ओके ओके, ऑडियो इज क्लियर। नो सर, नो सर, नो सर मतलब क्या होता है? नो सर का मतलब नो इशू। ओके ठीक है, सो आई थिंक इस बार ऑडियो क्लियर है। ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाकी पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर अप करवा दूं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है मुझे बीच में आज ब्रेक देना पड़े थोड़ी देर के लिए, लाइक 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक देना पड़े, ठीक है। हो सकता है मैं बीच में आपको ब्रेक दूं और ब्रेक के बाद हम फिर से रिज्यूम करें, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो कंटेंट बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक है। ओके बाकी मैं आपके अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब सारे के सारे देता रहूँगा। आप रोज़ के रोज़ ये ना पूछें मुझसे कि सर ये लेक्चर कब तक अवेलेबल रहेगा। जब हमारा डिसाइडेड है कि लेक्चर अगर मैं दिन में ले रहा हूँ, सुबह या दिन में रह रहा हूँ, तो रात को 10 बजे तक तो अवेलेबल रहता ही है। तो ये आप बार बार मुझसे ना पूछें कि सर ये लेक्चर कब तक अवेलेबल रहेगा, या बाकी लोगों को परेशान मत करें, ठीक है। अच्छा अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत करना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, सर ये लेक्चर कब तक पब्लिक रहेगा? सर ये लेक्चर कब तक पब्लिक रहेगा? दिस लेक्चर विल बी मेड पब्लिक till 10:30 टुडे, 10:30 PM टुडे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे होंगे शायद, इसीलिए उनको पता नहीं होगा, या फिर पुराने बच्चे, सम ओल्ड स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विथ मी फ्रॉम वेरी बिगनिंग, लाइक फ्रॉम डे 1 क्लासेस, लेक्चर 1 क्लासेस, शायद वो भी बार बार इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। माई प्राइम मोटिव इज टू प्रोवाइड यू क्लासेस। when I'm providing you the classes, my prime motive is you should attend the lecture live either or on the same day, and this is the reason मैं उस लेक्चर को पब्लिक कर रहा हूँ उस दिन के लिए। मेरा प्राइम मोटिव ये है कि आप वो चीज़ को जिस दिन हो रही है उसी दिन करके ख़त्म कर लो। अगर मैंने लेक्चर्स को पब्लिक किया, मुझे यकीन है कि आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बट आज मेरे वो, और ये यकीन नहीं है कि वो लेक्चर आप आज देखेंगे कि कल देखेंगे कि एक दिन, एक महीने बाद देखेंगे। आपके अंदर एक लेजीनेस क्रिएट हो जाएगी कि चलो ठीक है, लेक्चर तो पब्लिक हो चुके हैं ना, अब तो ठीक है मैं कभी भी देख लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो एग्जाम टाइम में देख लूंगा। और यही सिचुएशन मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, इससे आप अपनी पढ़ाई को नुकसान दे रहे हो। मैं उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, बीइंग अ टीचर और प्रीवियस स्टूडेंट होते हुए मैं समझता हूँ उस चीज़ की इंपॉर्टेंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आज के दिन करवाया गया वो आज के दिन बच्चा कवर अप कर ले मेरे साथ लाइव, या फिर रात को 10 बजे तक। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ यू वांट कि मैं उसको एक्सटेंड करूं, पब्लिक करूं, वो नहीं हो पाएगा। ये दो बातें। तीसरी बात, जिन बच्चों ने मेरे चार्ट्स परचेज किए हैं वो मुझे शायद यूं कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सर हमने तो आपके चार्ट्स परचेज कर लिए, हमें तो लेक्चर देने चाहिए आपको। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फास्ट ट्रैक रेगुलर के, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सर अगर आप लेक्चर ही पब्लिक नहीं करोगे तो हम आपका चार्ट क्यों खरीदें। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चार्ट्स वैसे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है ना। उसमें वाटरमार्क डला हुआ है कोविड-19, शायद चैट पे भी कुछ बच्चे आपको बता रहे थे। अब वो उससे कर लो, दिक्कत क्या है, आप प्रिंटेड चार्ट्स मत खरीदो, ठीक है ना।
तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि बच्चों ऐसा नहीं है कि तुम मेरे चार्ट बुक नहीं खरीदोगे तो मैं मतलब चार्ट बुक खरीद, ये जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो तो मैं पिघल जाऊंगा। मेरा इंटेंशन क्लियर है और मैं मतलब मैं सारे लेक्चर्स में अपना इंटेंशन एक ही रखूंगा कि मैं चाहता हूं आपकी स्टडी टाइम पर कंप्लीट हो। नहीं तो आजकल के बच्चों के पास बहाने ज़्यादा होते हैं पढ़ाई से दूर हटने के, और उनके पास रीजंस नहीं होते पढ़ाई के पास आने के। आज मैंने अगर पब्लिक कर दिए चार्ट तो आप में एक लेजीनेस क्रिएट हो जाएगा, आप बोलोगे कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, वो कल का परसों का वो बहुत दिन बाद देख लोगे और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगी। वो मैं नहीं चाहता हूँ। अब मैं उसके लिए कितनी भी गालियाँ खाऊं, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया पहले से ही। आई वेलकम सच अब्यूजिव वर्ड्स ऑल्सो। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, सर हम आपके चार्ट बुक क्यों खरीदे जब पीडीएफ में अवेलेबल है? बात भी सही है, आप मत खरीदो अगर आपको बजट में नहीं लग रहा है। हालांकि मेरी चार्ट बुक 400-500 रुपए के अंदर आती है, बजट में नहीं लग रहा है तो आप पीडीएफ से काम चलाइए, दिक्कत क्या है। बट मैं आपको एक बात कह दूं, अभी मैंने अपने चार्ट बुक का नया प्रिंटिंग करवाया है और न्यू प्रिंटिंग में मैंने करेक्शंस डाले हैं। पिछले चार्ट्स में जहां जहां करेक्शंस मुझे करने थे मैंने वो भी कर दिए हैं, और मैंने एक छोटे मोटे स्टैंडर्ड को भी 2-1 स्टैंडर्ड और बढ़ा दिए हैं। लाइक इंड AS 1 का भी चार्ट डाल दिया, इंड AS 7 कैश फ्लो का भी चार्ट डाल दिया, ठीक है ना, इंड AS 10 का भी चार्ट डाल दिया। तो ये 2-3 चार्ट्स मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो चार्ट परचेज कर चुके हैं, सर ये हमें ऐसा कैसे? बेटा ऐसे नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरा चार्ट बुक हमेशा प्रिंटिंग से पहले रिवाइज होता ही है और ये हमेशा होगा। तो आप कभी भी मुझे मेरे से सवाल जवाब मत करना कि सर हमने तो परचेस कर लिया, ये गलत है सर हमारे साथ। गलत सही कुछ नहीं होता। अगली प्रिंटिंग के लिए हमेशा मुझे चार्ट्स में कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं ताकि आगे चल के उन चार्ट्स के बेसिस पर आगे चल के बच्चा उसको समझ सके, ठीक है। तो कोविड-19 वाले जो पीडीएफ वाले चार्ट्स हैं वो वैसे भी पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना, वो पुराने चार्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद मैंने प्रिंटिंग, जिनके पास प्रिंटेड चार्ट पहुंचे हैं उनको भी नए मिले हैं, और मैंने अब जो नई प्रिंटिंग रखी है उसमें तो और नए चार्ट्स हैं। नए चार्ट से मतलब कुछ छोटे मोटे करेक्शंस हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ठीक है ना। उसके बाद 2-3 मैंने टॉपिक बढ़ा दिए, तो वो भी हैं। तो परचेज करके ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक बात समझ में आ गई। एक लास्ट बात, जिन बच्चों ने भी मेरा चार्ट बुक ऑर्डर किया है वो बच्चों को अगर चार्ट बुक अभी तक नहीं मिला है, उसका ये रीजन है कि चार्ट बुक हमने प्रिंटिंग पे दिए हुए हैं और आई थिंक आज रात तक प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद 2 दिन हमें पैकिंग वगैरह में लगते हैं, क्योंकि बुक को मतलब बुक की प्रिंटिंग हो जाती है, उसके बाद उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है सब ठीक है कि नहीं, फिर उसकी पॉलिथीन में पैकिंग वगैरह होती है, तो 2 दिन हम पैकिंग के लेते हैं। आफ्टर 2 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्पैचिंग, वी आर रिज्यूमिंग द डिस्पैचिंग फॉर चार्ट्स। तो जब तक आपको चार्ट नहीं मिल रहे हैं तब तक आप पीडीएफ से काम चला सकते हैं, राइट। तो चार्ट्स जिन्होंने ऑर्डर किए हैं डोंट वरी, चाहे रेगुलर वाले बच्चे जिन्होंने ऑर्डर किया उनको चार्ट्स आगे चल के मिलेंगे, शिपमेंट जिनको पार्शियल मिला है उनको कंप्लीट मिलेगा, जिन्होंने चार्ट बुक ऑर्डर किया उनको आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं न्यू चार्ट की ही बात कर रहा हूं, जो प्रिंटिंग है ना, मैं न्यू चार्ट की बात कर रहा हूं, जो कि हम आने वाले 3 दिन बाद से डिस्पैच करना शुरू करेंगे। 3 दिन बाद से हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है शायद मैंने आपको सभी चीजों का जवाब दे दिया है, और अगर स्टिल आप लोग मुझे ये बोल रहे हो कि सर प्लीज पब्लिक कर दो 10 बजे तक 10 बजे तक, तो उसके बाद अब मैं आपके बात शायद सुन के भी इग्नोर कर दूं, तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, लेट्स begin the session. Now we'll resume financial instrument, right? लाइव चैट को डिसेबल कर दिया है। स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाह रहा हूँ किसी ने कोई पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट डाउट तो नहीं पूछा। सर हम पहले बोलते थे ये इंड AS के चार्ट डाल दो, तब तो मना कर देते थे, अब डाल दिए, और अभी आई वांट से चार्ट्स दोज से और डिटेल हो सकते हैं, अभी आप मना करेंगे, आगे आप डिटेल कर देंगे। मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाह रहे हो। सीधी बात है बेटा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे मुझे बच्चों से फीडबैक मिलता है मैं वो चीज़ें डालते जाता हूँ।
मुझे अभी रिसेंटली पिछली क्लास में किसी ने फीडबैक दिया कि सर पैरा नंबर भी आप डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तब तक मेरे चार्ट बुक प्रिंटिंग में जा चुके थे, और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे चार्ट्स हमेशा प्रिंटिंग में जाने से पहले अपडेट होते ही हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसी भी ऑथर के लिए, किसी भी बुक पब्लिशर के लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वी कैन नॉट बी 100% क्या बोलते हैं, मतलब मैं 100% करेक्ट हमेशा नहीं हो सकता हूँ। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए। सर यू आर द स्टूडेंट लवर बट प्लीज़ पार्ट 1 विल बी मेड एज पब्लिक एटलीस्ट बाय 10। सॉरी बेटा, मैं ऑलरेडी कर चुका था। प्लीज़ फॉर द स्टूडेंट हु वर नॉट अवेयर अबाउट लेक्चर्स गो एंड गो थ्रू। दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट अवेयर, मैं क्या बोलूँ, उसमें मेरी गलती नहीं है ना आपकी गलती है, बस ये है कि आप अवेयर नहीं थे, अब अवेयर हो चुके हो ना, तो अब से एटलीस्ट स्टार्ट करिए। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम असेट रिलेटेड इंडेस छूट गया है, तो आप अब तो अवेयर हो गए ना, तो एटलीस्ट यू कैन कंटिन्यू नाउ एटलीस्ट। व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक स्मॉल किड? Can you please give example for variable consideration for variable number of shares? Simply, suppose I have issued convertible debentures and I have an agreement with you that after 10 years, these 10 lakh face value of debentures will be redeemed based on the conditions prevailing on the market. It may be redeemed at face value or it may be redeemed at 20% premium if some conditions will become fulfilled. Now what is the condition? अगर मेरी कंपनी का शेयर प्राइस अगर मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 200 क्रॉस हो जाएगा तो मैं तेरे को डिबेंचर जो रिडीम करूंगा वो 20% प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, और अगर वो 200 क्रॉस नहीं हो गया तो मैं तेरे को डिबेंचर फेस वैल्यू पर रिडीम करूंगा। तो अब ये वेरिएबल कंसिडरेशन बन गया। अब जब मैं तेरे को रिडीम करूंगा तो मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं कि तू वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में लेना, और इक्विटी शेयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग दूंगा। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं तेरे को इक्विटी शेयर इशू करूंगा। दैट मींस वेरिएबल फॉर वेरिएबल। डिबेंचर का जो कंसीडरेशन है, जो मैं तेरे को डिबेंचर जो रिडीम करूंगा उसका रिडम्पशन वैल्यू भी वेरिएबल है। इट मे बी एट फेस वैल्यू, इट मे बी एट प्रीमियम, और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी वो भी वेरिएबल है, सिंपली। ठीक है, अच्छा। नया चार्ट बुक कब तक अवेलेबल होगा? मैंने बता दिया, नया चार्ट बुक लगभग एवरेज 5 दिन के बाद हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे। वैसे भी जिन बच्चों ने ऑलरेडी चार्ट बुक ऑर्डर कर दिया है उनको अगर ये चार्ट बुक नहीं मिला है तो उनको नया वाला ही मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग बहुत पहले, हमारा चार्ट बुक वैसे भी बहुत पहले आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। ठीक है ना, जितने बच्चे थे चार्ट बुक सबको दे दिए, तो अब नया वाला चार्ट बुक ही मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये वाला नया मिलेगा तो इसके बाद कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। अगली प्रिंटिंग जब भी होगी, मान लो अगली प्रिंटिंग 3 महीने बाद होगी, तो हो सकता है तब तक मैं और एडिशंस कर दूं और चेंजेस कर दूं बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग, सिंपली। ओके, फाइनली वी आर स्टार्टिंग द सेशन ना। पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले सेशन में फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें 6 पॉइंट्स थे। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें 4 पॉइंट्स थे। इक्विटी पढ़ा था हमने कि वो रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। इक्विटी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, नॉन पुटेबल, पुटेबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, वो कंडीशन सामने लिखी हुई हैं। और हमने तीसरा पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी में सेटल होंगे। फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी में पहले दिन से ही पता है कि वो सेटल होंगे, वो भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होगा। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक डेफिनेशन। फिर हमने रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल एसेट के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। मैंने बताया था कि क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हर फाइनेंशियल एसेट का अपना अपना अलग अलग नेचर हो सकता है। क्योंकि डिफरेंट नेचर है तो अकाउंटिंग भी सेम नहीं हो सकती, इसीलिए डिफरेंट नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने 3 क्लासिफिकेशन कर लिए। एएमसी, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटीओसीआई, एफवीटीपीएल। ठीक है, इसमें हमने कंडीशन पढ़ी कि एएमसी में बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट फुलफिल होना चाहिए, 3 कंडीशन थी। ठीक है ना, फिक्स मैच्योरिटी, इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट ओनली इंटरेस्ट इनकम, फिक्स इनकम, और तीसरा रीपेमेंट ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ये तीसरा। अच्छा, एफपीटीओसीआई हमने पढ़ा। एफपीटीओसीआई में जहां पर मैच्योरिटी तक हमारा इंटेंशन नहीं हो उसको होल्ड करने का, फिक्स इनकम नहीं है, फिक्स इनकम के अलावा कैपिटल गेन भी हो सकता है, अदर इनकम भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा रीपेमेंट तो स्पेसिफाइड डेट्स पर ही होंगे। एफपीटीपीएल रेसिडुअल कैटेगरी जिसका कोई नहीं, उसका एफपीटीपीएल जनरली, इसमें डेरिवेटिव्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जाते हैं।
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज में दो ही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एफपीटीपीएल और एएमसी। जनरल कैटेगरी एएमसी होती है, डिफॉल्ट कैटेगरी एएमसी होती है। अच्छा, उस एएमसी कैटेगरी में क्या होता है? एएमसी कैटेगरी के अंदर भी दो चीज हो सकती है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को अगर बात करें तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर, बॉन्ड, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी के भी, मतलब ऑब्लिगेशन टू सेटल इन कैश, और दूसरा इक्विटी का भी, मतलब कुछ कुछ पोर्शन रेसिडुअल हो, मतलब कुछ पोर्शन के लिए ऑब्लिगेशन है कैश सेटलमेंट में और कुछ पोर्शन के लिए हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है। और दूसरा एफपीटीपीएल, एफपीटीपीएल का एक सिंगल एग्जांपल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन हमने पढ़ा, फाइनेंशियल एसेट के केस में एएमसी का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? फेयर वैल्यू पर। यहां पर फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ। सीसीएफ मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, क्योंकि एएमसी कैटेगरी का नेचर ही ऐसा है जहां पर मुझे आने वाले फ्यूचर के सारे कैश फ्लोज पता है पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन मेरा मैच्योरिटी पीरियड तक है होल्ड करने का, रीपेमेंट्स स्पेसिफाइड डेट्स पर मिलने वाले हैं और मेरे को इनकम भी फिक्स है, तो मुझे उसका सीसीएफ पता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मुझे पता है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालना है ईआरआई पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो मेरा फेयर वैल्यू माना जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस माइनस उसी सीसीएफ में प्लस माइनस करना है, हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में नहीं ले जाना। एफईटीओसीआई कैटेगरी, एफईटीओसीआई कैटेगरी में क्योंकि इनकम जो है वो फिक्स्ड इनकम के अलावा अदर इनकम भी हो सकती है, तो इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज के अलावा अदर कैश फ्लोज भी हो सकते हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो, मतलब कैपिटल गेन, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। तो इसीलिए यहां पर हम एएमसी की तरह इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे सीसीएफ का। हम इस कैटेगरी में, कहां गई भाई, हाँ, हम एफईटीओसीआई कैटेगरी को मार्केट वैल्यू, कोटेड मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स ना, गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी वो, बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी वो गोल्ड के मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती रहेगी, और इसमें हमें एक फिक्स 3% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो इस कैटेगरी को मैं एफईटीओसीआई में डालूंगा, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट तो है बट उसके साथ साथ मार्केट वैल्यू क्योंकि ऊपर नीचे भी रहेगी, तो हो सकता है कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस भी हो जाए। तो यहां पर एएमसी कैटेगरी नहीं है, यहां पर एफईटीओसीआई कैटेगरी है। अब क्योंकि एफईटीओसीआई कैटेगरी है तो यहां पर मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज के अलावा हो सकता है कुछ अदर कैश फ्लोज भी हो आगे चल के, जब मैं वो बॉन्ड को बेचूं या जब मैं बॉन्ड को रियलाइज करवाऊं, हो सकता है मुझे ज्यादा पैसा मिले, कम मिले, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज के अलावा कैश फ्लोज भी हैं, तो इसीलिए यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो कर सकते हैं, पर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कितने हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू तो कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप यहां पर फेयर वैल्यू के हिसाब से करते हो। फेयर वैल्यू मतलब यहां पर कोटेड मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? कोटेड मार्केट प्राइस मतलब उस बॉन्ड को अगर आपको बैलेंस शीट पे मेजर करना है तो आप देखोगे कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, या जो भी उसका बॉन्ड का कोटेड रेट गोल्ड का जो रेट है उसके का साथ कंपेयर करके जो भी रेट चल रहा है आप उस पर वैल्यू करो, कोई प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं। इससे जो भी गेन लॉस होगा वो पीएनएल में, सॉरी, ओसीआई में जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, एफईटीओसीआई एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर जब भी आप गेन लॉस बुक करते हो तो आप उसको ओसीआई में ले जाते हो, राइट? बट ये ओसीआई में परमानेंटली नहीं जाता है। आगे चल के जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको आपने एफईटीओसीआई में कैटेगराइज किया, जैसे बॉन्ड, आपने उसको आगे चल के अगर मान लीजिए बेच दिया, खत्म कर दिया, तो आज तक आपने जितना भी गेन लॉस ओसीआई में बुक किया था उसको रिक्लासिफाई करके आप पीएनएल में बुक करोगे, क्योंकि अब वो रियलाइज हो गया सिंपली। तो यहां पर एफईटीओसीआई कैटेगरी एक टेम्पररी कैटेगरी है, आपने टेम्पररी पीरियड के लिए उसको ओसीआई में डाल दिया, क्योंकि वो आपका एक एक्सपोजर है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि आप वो एक्चुअली में प्रॉफिट और लॉस अर्न कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एफईटीओसीआई जनरली कैटेगरी तब बनाई जाती है जब एंटिटी का इंटेंशन इमीडिएट सेल करने का नहीं है, इवन एंटिटी का इंटेंशन मेच्योरिटी तक होल्ड करने का भी नहीं है। मतलब एंटिटी खुद नहीं जानती कि यार हम करने क्या वाले हैं साले, हमें ही नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट को हम कब तक चलाने वाले हैं। ये पता है कि हम इमीडिएट तो हम बेचने नहीं वाले, और ये भी पता है कि हम मेच्योरिटी तक नहीं रखने वाले। मतलब जब हमें ही नहीं पता, व्हेन वी आर नॉट श्योर, तो हम उसको एफवीटीपीएल क्यों करें? क्योंकि भाई पता नहीं हमें उसको रिवैल्यू करना पड़े तो फिर वो प्रॉफिट सच्ची मुच्ची में रियलाइज कब होगा, इसीलिए हम उसको पीएनएल में नहीं ले जाते।
तो FVTOCI कैटेगरी जब खत्म हो जाती है, मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट जब FVTOCI वाला होता है खत्म हो जाता है, उसमें से खत्म हो जाता है मतलब सेल हो जाता है, तो उसका जो भी अक्यूमुलेटेड गेन और लॉस आज तक का था वो आप रिक्लासिफाई करके P&L में ले जाते हो। ये एक जनरल रूल है। अब इसका एक एक्सेप्शनल रूल भी है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। FVTP समझते हो कि P&L के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में जाएगी। फाइनेंशियल लायबिलिटी यहां पर भी मैंने आपको बताया AMC कैटेगरी, FVTPL कैटेगरी, FVTL का वही ट्रीटमेंट। AMC कैटेगरी में यहां पर कंपाउंड है कि नॉन कंपाउंड है ये देखना पड़ेगा। नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट अगर है मतलब प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो बस सिर्फ आपको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत है। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं आता निकालना, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरपोलेशन टेक्निक, वो लोअर रेट हायर रेट करके IRR जैसे आप निकालते हो, ठीक है ना। अच्छा, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको क्या समझाया कि आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ले लो कि यार कितने कैश फ्लोज मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर के हैं। उन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ERI पे। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। टोटल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू का वो जो पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, रेसिडुअल पोर्शन बचेगा, वो इक्विटी मानेंगे। अच्छा, बचा एंड में इक्विटी विल बी ऑलवेज मेजर्ड एट रेसिडुअल वैल्यू, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके ऊपर अगर आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करोगे तो वो भी आप इक्विटी में ही डालोगे। अब इक्विटी में डालने का मतलब, इक्विटी मतलब क्या होता है समझते होंगे। इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी कैपिटल नहीं होता, इक्विटी मींस इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंपल भाषा में बोले तो, या सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सारे आइटम्स। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको इक्विटी में ही चार्ज करना है। चलिए, मुझे लगता है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा एक रिवीजन था, ये रिवीजन जानबूझ के करवाया क्योंकि कई सारे बच्चों ने शायद प्रीवियस सेशन नहीं देखा था, इसीलिए मेरा इंटेंशन था आपको रिवाइज करवाऊं। अब गले की पता है बैंड बज जाती है लिटरली, मतलब एक बार में इतना जितना बोल दो लिटरली बैंड बज जाती है। ओके गाइस, चलो नाउ come to subsequent measurement. It is very important part of this session. It is very important part of this session. Subsequent measurement. Subsequent measurement मतलब measurement at balance sheet date. बैलेंस शीट डेट कभी भी आ सकती है, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, व्हाटएवर। बैलेंस शीट डेट पर आपका इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, समझिएगा। अच्छा, आपका इंस्ट्रूमेंट किस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका AMC कैटेगरी था, अगर आपका AMC कैटेगरी था, क्या था AMC कैटेगरी, जिसपे आपने CCF को प्रेजेंट वैल्यू करके बुक कर दिया था। अब सोचो कि आपके पास एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास और आपने उसको इनिशियली बुक कर लिया। अब हर साल क्या करोगे, एवरी ईयर आप उस फिगर के ऊपर हर साल इंटरेस्ट इनकम निकालोगे बेस्ड ऑन दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यू हैव टू अप्लाई द ERI का रेट ऑन द वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटी। यहां पर मैं AMC की बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल असेट की भी बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू के ऊपर हर साल वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई करोगे आपका रेगुलर इनकम आएगा और वो रेगुलर इनकम को आप कहां ले जाओगे, P&L में। कैलकुलेट एज पर ERI। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये करके दिखाओ। सिंपली है बेटा, आपका एक जैसे मान लो कोई भी डिबेंचर है, फाइनेंशियल असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। आपने उसको 1,90,000 में बुक किया, मान लीजिए, जो भी उसका प्रेजेंट वैल्यू आया। ये क्या था, ये था उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CCF। अब आप यहां पर जब इनकम बुक करोगे, ये तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया टू बैंक से वगैरह। जब आप टू फाइनेंस इनकम बुक करोगे, फाइनेंस इनकम इन केस ऑफ फाइनेंशियल असेट, और फाइनेंशियल लायबिलिटी में उल्टा हो जाएगा, फाइनेंस चार्जेस हो जाएगी। तो यहां पर आप 190 का आप 12% जो भी आपका रेट था वो आप अप्लाई करोगे और यहां पर आप लिख दोगे। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर आपका लिख दोगे, मेरा कैलकुलेटर आसपास है नहीं, ठीक है। यहां पर जो भी आ जाएगा, मान लो 10% है फॉर एग्जांपल, तो 19,000। फिर यहां पर बाय बैंक, अब सर ये बाय बैंक क्या है, ये है आपका CCF।
कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो आपने बोला था कि मुझे फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकंड ईयर इतना मिलेगा, थर्ड ईयर इतना मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको जो भी मिला ये माइनस करके बाय बैलेंस आ जाएगा, कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर जो आपका बैलेंस आएगा अगले साल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी पे आप 12% या 10% वॉटएवर 10% आप फिर से चार्ज करोगे। तो कहने का मतलब आपका रेगुलर इनकम इस तरीके से निकलेगा, चाहे आपका फाइनेंशियल एसेट हो चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी हो। फाइनेंशियल लायबिलिटी में रेगुलर इनकम को आप फाइनेंस चार्जेस बोलोगे, मतलब एक्सपेंस हो जाएगा वो। अच्छा सर बस यही करना है? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। एएमसी कैटेगरी पे हो, आपने इनकम तो बुक कर लिया और इनकम हमेशा कहां जाएगा? P&L। एक चीज याद रखना हमेशा, चाहो तो लिख लो साइड में, एएमसी कैटेगरी का रिलेशनशिप कुछ भी कर लो, कोई भी रिलेशनशिप ओसीआई से है ही नहीं, कुछ भी कर लो, एएमसी कैटेगरी का इनकम भी P&L में जाएगा और जब आप उसको बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंटली रीवैल्यू करोगे उस एसेट को या लायबिलिटी को, तो भी उसके ऊपर जो भी गेन और लॉस होगा वो भी P&L में जाएगा, मतलब ओसीआई में कभी नहीं जाएगा। रीमेजरमेंट गेन लॉस, सर अब ये क्या है बेटा? दो प्रकार के इनकम होंगे एएमसी पे, एक तो इनकम रेगुलर इनकम, दूसरा रीमेजरमेंट गेन लॉस। अब बैलेंस शीट डेट पर हमें अपनी एसेट को रीवैल्यू करना है। सर रीवैल्यू क्यों करना चाहते हो? उसके कारण है, पहला हो सकता है डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया आने वाले सालों के लिए, दूसरा कारण हो सकता है मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिवाइज कर लिए, हम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिवाइज हो गए, तीसरा हो सकता है जितना टर्म था 5 साल 6 साल का 5 साल का, मान लो वो एक्सटेंड हो गया, वो यहाँ वो फिर रिड्यूस हो गया। सो देयर मे बी डिफरेंट रीजंस, चेंज इन डिस्काउंट रेट, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, चेंज इन डिस्काउंट रेट, चेंज इन पीरियड, चेंज इन contractual cash flows. Because of this, your asset will be remeasured based on the revised discounting rate, revised period, revised contractual cash flows. Understood or not? And जो भी gain loss आएगा वो भी कहाँ ले जाएंगे? P&L में। Simply, AMC कभी भी OCI से relate नहीं करेगी। Remeasurement gain loss due to modification of CCF ERI term लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एफपीटी ओसीआई। अब एफपीटी ओसीआई कैटेगरी को समझने से पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके फाइनेंशियल एसेट होते हैं, मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूं, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपकी फाइनेंशियल एसेट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एफपीटी ओसीआई होते हैं, याद रखना। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, आदित्य बिरला के शेयर खरीदे, आपने बर्जर पेंट्स के शेयर खरीद लिए, आपने मान लीजिए जियो के शेयर्स खरीद लिए, आपने इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए और आपका इंटेंशन है कि आप तो उसको बेचने वाले हो इन नियर फ्यूचर, तो वो हो गए आपके HFT। अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी है तो आपको उसको ऑलवेज FVT PL में डालना है। किसको? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को। पर अगर वो नॉन HFT है, नॉन HFT, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं अपना, तो मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने आज तक जिंदगी में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की। अब कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा और कुछ बच्चों को लग रहा होगा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आज तक शेयर मार्केट में 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं की, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहली बात, म्यूचुअल फंड्स में करता रहता हूं, पर डायरेक्ट जो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, उसमें मैं कभी भी ट्रेडिंग नहीं की है। बट नाउ डेज आई एम थिंकिंग कि मैं अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊं, अभी मैं मेरा वो भी ओपन नहीं हुआ। मेरा इंटेंशन अब क्या कहता है कि यार मैंने कंपनीज पे रिसर्च किया है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वो एक्चुअली मैंने कंपनी में कुछ रिसर्च किया हुआ है, 3 से 4 कंपनीज है। मेरा ये मानना है कि वो जो 3 या 4 कंपनीज है, अगर मैंने उन 3-4 कंपनीज में पैसे लगा लिए, जितना भी मैं लगाना चाह रहा हूँ व्हाटएवर, हालांकि बहुत ही कम लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी, मैं शेयर मार्केट में मेरा भरोसा ज़्यादा है नहीं, तो मैंने वो 3 से 4 कंपनी जो सिलेक्ट करके रखी हैं, मेरा ये मानना है कि मैं उसमें पैसा लगाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा। मैं आने वाले कम से कम 3 से 4 साल तक तो भाई मैं उस पर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एटलीस्ट 3 साल तक तो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। दैट मीन्स मेरा इंटेंशन ट्रेडिंग करने का नहीं है, वो नॉन HFT है, मैं उसको ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसको भूल जाऊंगा, आगे देखेंगे क्या होगा, नॉन HFT है। तो यहां पर
आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप सेम FVTPL करो, ये ऑप्शन 1 है आपके पास, आप उसको FVTPL में ही करो। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं इसको FVTPL में नहीं रखना चाह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी ये HFT तो है नहीं, मैं तो इसकी ट्रेडिंग करूंगा नहीं, हर साल जब मैं इसको फेयर वैल्यू करूंगा तो इसका गेन लॉस में बेवजह क्यों P&L में ले जाऊं, नहीं चाह रहा मैं P&L में ले जाना। क्यों? क्योंकि यार 3-4 साल तक तो मेरा इंटेंशन ही नहीं बेचने का, तो बेवजह मैं अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस क्यों दिखाऊं अपने P&L में, क्यों बेवजह करूं? ठीक है, तू एक काम कर, तू ऐसे केस में ऑप्शन नंबर 2, तो ऐसे केस में अगर वो नॉन HFT है तो तू उसको FVT OCI में डेजिग्नेट कर दे, मतलब तू उसको FVT OCI कैटेगरी में डाल दे। आज के बाद वो तेरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVT OCI कैटेगरी में रहेंगे, मतलब अब तू हमेशा फेयर वैल्यू करेगा तो उसका जो भी गेन लॉस निकलेगा वो कहां जाएगा, OCI में। ये आपको ऑप्शन दिया जाता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। अब ऑप्शन तो मिल गया, पर एक दिक्कत है इसमें, अगर तूने एक बार ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया तो तू पीछे नहीं मुड़ सकता, तेरे को हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अब जो भी तेरा गेन लॉस OCI में जा रहा है वो हमेशा OCI में रखा रहेगा। मतलब सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि FVT OCI कैटेगरी भी एक तरीके से टेम्पररी कैटेगरी होती है। जब वो इंस्ट्रूमेंट बेचा जाता है, जब खत्म हो जाता है तो OCI में रखा हुआ आज तक का जो भी एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस है वो रिक्लासिफाई करके P&L में जाता है। पर एक्सेप्शन है आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जो कि नॉन HFT था, HFT तो डाल ही नहीं सकते, नॉन HFT था, उसको OCI में ले गए तो उसका गेन लॉस आप OCI में ले जाओगे और OCI में ही हमेशा पड़ा रहेगा, उसको कभी भी रिक्लासिफाई करके P&L में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है FVT OCI कैटेगरी में दो प्रकार की एसेट्स हो सकती है, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नॉन HFT जिसका गेन लॉस हमेशा OCI में पड़ा रहेगा, और एक अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिनका गेन लॉस एक बार कहीं कभी ना कभी रिक्लासिफाई होकर P&L में तो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको जो ये बताया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, अब आते हैं इस पे रेगुलर इनकम P&L। बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर FVT OCI कैटेगरी हो गई तो अब सब कुछ OCI में जाएगा। बेटा जो आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, हर साल जो आपको फिक्स इनकम मिल रही है, कुछ डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो तुम्हारा बेचारा P&L का पार्ट है ना, वो तो P&L डिजर्व करता है क्योंकि तो रियलाइज हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? जो अनरियलाइज नेचर की इनकम है वो आपकी जो गेन लॉस है उसका क्या करोगे? अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है नॉन HFT वाले डेजिग्नेटेड FVT OCI, वो हमेशा OCI में जाएंगे एंड नो रिक्लासिफिकेशन टू P&L इज अलाउड। और अगर अदर असेट्स है, गेन लॉस ऑन अदर असेट्स है, ऑन अदर असेट्स OCI में जाएगा, रिसाइकल टू P&L ऑन डिस्पोजल और डी रिकॉग्निशन करने पर, डिस्पोज करने पर वो तुम P&L में ले जाओगे। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट सिर्फ फाइनेंशियल असेट के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, FVTPL और AMC। अब ये हो गया FVTPL, ये भी पॉइंट आपका फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों के लिए है। रेगुलर इनकम या रेगुलर एक्सपेंस आपका P&L में जाएगा, रीमेजरमेंट गेन लॉस इन P&L ऑलवेज, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस आपको बस यही समझना है कि ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। सारे के सारे फिगर्स आपके बहुत जरूरी हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अलोकेशन, पिछले क्लास में मैंने सबसे लास्ट क्लास में बताया भी था, अलोकेशन ऑफ, ठीक है भाई, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अंडर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। मुझसे किसी ने पूछा भी था और मैंने बताया भी था कि सर अगर एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर बेसिकली फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस केस में जहां पर इक्विटी पोर्शन होता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन होता है, अगर उस केस में आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर किया है तो क्या करोगे? आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। सर ये दोनों वैल्यूज कहां से मिलेंगी? अरे नालायक, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, कहां से मिलेंगी वो वैल्यू? ये रही फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की वैल्यू। तो उस दोनों की वैल्यू में उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम अपोर्शन कर लोगे। देन रिकैलकुलेट द IRR फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी।
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब सर नहीं समझ में आया, अच्छी बात है नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा देता हूं। यहां तक तो समझ में आ गया कि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलोकेट करोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में और इक्विटी में। जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा, जो इक्विटी वाला पोर्शन होगा वो इक्विटी में जाके चला जाएगा। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में अगर एडजस्ट कर लोगे तो वो सीसीएफ बदल जाएंगे, सीसीएफ बदल जाएंगे तो यू हैव टू रिकैलकुलेट द आईआरआर। जिस डिस्काउंटिंग रेट पर तुमने एक्चुअली फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू निकाली थी बेस्ड ऑन सीसीएफ, वो तुमने विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर करके निकाली थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने तब तक अलोकेट नहीं किया था। अलोकेट तो तब करोगे जब दोनों की वैल्यूज मालूम पड़ जाए। अब दोनों की वैल्यूज मालूम पड़ गई, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन है उसको जब तुमने उसमें एडजस्ट किया सीसीएफ में, तुम्हारे सीसीएफ बदल गए, साला सीसीएफ बदल गए। तो अब क्या करोगे, जब सीसीएफ बदल गए तो यू हैव टू चेंज द डिस्काउंटिंग रेट ऑल्सो, तो यू हैव टू रिकैलकुलेट द आईआरआर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर आईआरआर रिकैलकुलेट कैसे करते हैं, बच्चों की बातें कर रहे हो यार, आईपीसी में सिखाया गया तुम्हें आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिकैलकुलेट। सीधी बात है, सीसीएफ तुम्हारे पास दिया हुआ है, तुम्हारे पास आज की फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू है एडजस्ट करने के बाद की, तुम्हें बस वो एक आईआरआर कैलकुलेट कैसे करते थे आईपीसीसी में एफए में सिखाया जाता था, जहां पर वो आ जाए एनपीवी 0 आ जाए, जहां पर बस वही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ूं कि मैं लाइव चैट इनेबल करूं, लाइव चैट इनेबल कर देता हूं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, लाइव चैट इज इनेबल। फाइल एक्सेल 1 पब्लिक। सर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट जेवी विल गो इनटू एफबीटी ओसीआई, दैट डिपेंड्स। अगर वो आपका परमानेंट है तो एफबीटी ओसीआई में डाल सकते हो, पर अगर वो आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है यू कैन ट्रांसफर इट टू एफबीटी पीएल। सर अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दो, आईआरआर तो आता है। प्रणय कुमार, अभी मैं अपडेट नहीं दे सकता आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बेटा मैं क्वेश्चन करवाने का टाइम तो नहीं है, फिर वो रिवीजन नहीं रह जाएगा। सॉरी टू से, वो क्वेश्चन करवाने का टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा दूं या एक एग्जाम्पल करवा दूं। सिंपली है, मान लीजिए एक आपने डिबेंचर इशू किया था 10 लाख रुपए का, इसमें से आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी में अलोकेट कर दिया फॉर एग्जांपल 8 लाख और इक्विटी में अलोकेट कर दिया 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। अब आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है से 30,000 रुपीज़ का, इस 30,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 8:2 में डिवाइड कर दो, तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा मुझे। $30,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 8, 24,000। यहाँ पर 24,000 आ गया, यहाँ पर 6,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अब क्योंकि ये आपका लाइबिलिटी है, ये आउटफ्लो हुआ होगा और ये आपका सॉरी ये लाइबिलिटी है, सॉरी ये इनफ्लो हुआ होगा, सॉरी लाइबिलिटी तो आपने लिया है ना, बोरोइंग किया है ना एक तरीके से, तो आपका इनफ्लो हुआ होगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका आउटफ्लो हुआ होगा। तो आप इसमें एडजस्ट करोगे तो आपकी नेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7,76,000। बेस्ड ऑन दिस 7,76,000 दिस इज एक्चुअली योर प्रेजेंट वैल्यू। अब जो भी आपके सीसीएफ हैं 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के,
इनके ऊपर आपको आईआरआर ऐसा निकालना है ताकि प्रेजेंट वैल्यू 776 के बराबर आ जाए। सिंपली आपको ये करना है, और ये कहाँ जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 खाली, हट छोड़ो यार ये रिक्वेस्ट, ये मतलब पूछ के रहो, मेरा गुस्सा आ रहा है, मेरे फालतू मेरा। सर न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं उसका भी May 19 का क्वेश्चन है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बस उसमें आईआरआर नहीं निकाला है। बेटा आईआरआर निकाला है, आई डोंट नो May 19 के कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। इंस्टीट्यूट का आईसीआई मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल अप्रॉक्स कितने बजे तक चलेगा लेक्चर, आई डोंट नो। इफ असेट इज फॉर रेगुलर एज वेल एज फॉर प्रॉफिटेबल, if asset is for regular then we can account for such asset from both. वैभव I didn't understood your doubt, please आप पहले तो स्पेलिंग करेक्ट करके लिखो। सर एडिशनल लाइबिलिटी अग्रीड टू बी पेड ऑन सेटलमेंट डेट in case of corporate debt restructuring classified into which financial instrument. Additional liability agreed to be paid on settlement date in case of corporate debt restructuring classified into which financial instrument. I think AMC. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कितनी क्लासेस होंगी, आई डोंट नो। द ऑप्शन टू, साला पढ़ने से ज्यादा तुम लोगों को ना टेंशन दुनिया भर की है। द ऑप्शन टू डेजिग्नेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज एफईटी ओसीआई इज एप्लीकेबल टू होल ब्लॉक ऑफ इक्विटी स्क्रिप्ट और द रिस्पेक्टिव स्क्रिप्ट। डाउट इज, योर डाउट इज लॉजिकल कि सपोज मेरे पास अलग अलग स्क्रिप्ट है तो क्या करना चाहिए। I think it is based on script to script. Vaibhav, I didn't understood your doubt. Please make corrections in your spellings and ask again. मुझे ये समझ में नहीं आता लॉयल स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। जो स्टूडेंट आप लॉयल हो, दूसरे के लॉयल नहीं है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लॉयल स्टूडेंट? मैंने तो ये कभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। आई थिंक गूगल भी मुझे डेफिनेशन ही नहीं दे पाएगा लॉयल स्टूडेंट। व्हाट इज दिस लॉयल स्टूडेंट? कोई डाउट वाउट है नहीं, फालतू के बस चीजें बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी डाउट नहीं है, बस कुछ लिखना है लिख देते हैं। सर की तारीफ कर लेते हैं, सर को बस मक्खन मार देते हैं, हो सकता है सर पिघल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट येस, एक बार एग्जाम में आ चुका है और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। लोन गिवन बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी एट कंसेशनल रेट। अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है तो ये भी तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पेरेंट कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, सब्सिडरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट अगर कंसेशनल रेट पर दिया है तो दिक्कत है यार। अगर कंसेशनल रेट दिया है तो दैट मीन्स this rate cannot be ERI, this cannot be true rate, this cannot be effective rate of interest. That means ERI must be different. That means now जो भी इस लोन पर CCF होगा उस CCF का तुम ERI के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, आप मेरे सब्सिडरी हो, मैंने आपको बोला कि मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, पर एनम 6% पर एनम, दैट मीन्स 0.5% मंथली, जबकि मार्केट का रेट इज 12% पर एनम, दैट मीन्स ERI इज 12%. नाउ व्हाट इज माय CCF, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर 10 लाख का 6% हर साल, दैट मीन्स 60,000. एवरी ईयर आई विल गेट 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60, एंड में 10 लाख वापस, ये मेरे CCF हो गए. अब इस 60 60 60 60 60 60 60 और 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू मैं किस पे निकालूंगा? 12% ERI पर. तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली 10 लाख से कम पे आएगा. प्रेजेंट वैल्यू आया मान लो से 6 लाख, 10 लाख का लोन दिया है साला मैंने और प्रेजेंट वैल्यू आई है 6 लाख रुपए,
तो इसका मतलब मुझे लोन कितने पे दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल एसेट कितने पे दिखानी पड़ेगी, 6 लाख पे, और सामने वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पे दिखाएगा, 6 लाख पे। पर जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने दिए और 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा उसने लिए, उसका क्या होगा, आइए। फॉर पेरेंट्स बुक्स रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट equal to present value of CCF at ERI. Remaining balance will be cost of investment in subsidiary under SFS. जो रिमेनिंग बैलेंस होगा जब पेरेंट एंट्री करेगा, तो पेरेंट एंट्री करेगा लोन डेबिट 6 लाख टू बैंक 10 लाख, जो 4 लाख मैंने एक्स्ट्रा दे दिए वो कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में डाल दूंगा, क्योंकि वो मेरी वैसे भी सब्सिडरी है। मैं बोल दूंगा कि मैंने जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए वो मैंने उस कंपनी में पैसे एक्स्ट्रा लगा दिए, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। मतलब मैं मान लूंगा वो 4 लाख मैंने सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स में लगा दिए, उसको लोन नहीं दिया, उसके नेट एसेट्स में लगा दिया। मैंने उसको लोन दिया 10 लाख का, पर मैं बुक किस पे कर रहा हूँ, 6 लाख पे। फाइनेंशियल एसेट में 6 लाख के कवर कर रहा हूँ, बाकी मैं 4 लाख को इन्वेस्टमेंट बुक कर रहा हूँ। सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, अरे इन्वेस्टमेंट तो मेरी बुक्स में ऑलरेडी दिख रहा होगा ना, मेरी वो सब्सिडरी है, ठीक है। फॉर सब्सिडरी बुक्स recognize the financial liability equal to CCF ERI, simply 6 लाख रुपए। total proceeds minus FL is equal to other equity। सब्सिडरी क्या एंट्री पास करेगी, सब्सिडरी एंट्री पास करेगी बैंक 10 लाख टू लोन 6 लाख, दिस इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। एंड टू जो उसको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, टू वो इक्विटी में डाल देगी, इक्विटी कैपिटल नहीं, इक्विटी सोकी में डाल देगी 4 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो अपने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुआ। जब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, आई डोंट नो आपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है कि कहीं और से पढ़ा है। आपको इतना तो पता होगा कि जब हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं या गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज की, तो हम इन्वेस्टमेंट्स को नेट एसेट से कंपेयर करते हैं। एंड नेट एसेट्स मतलब होता है इक्विटी। सो बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट को नेट एसेट से कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट के इन्वेस्टमेंट 4 लाख से बढ़ गए और सब्सिडरी की इक्विटी भी 4 लाख से बढ़ गई, नेट एसेट 4 लाख से बढ़ गई। सो टेक्निकली हुआ कुछ नहीं, यहां पर CFS बनाते वक्त ये जो 4 लाख है और ये जो 4 लाख है आपस में कट ऑफ हो जाएंगे अपने आप। वाइल प्रिपेयरिंग CFS A एंड B, A कौन सा, दिस A एंड दिस B above shall be offset in calculation of cost of control, goodwill, gain from bargain purchase. And sir what about this 6 लाख, ये तो वैसे भी कॉन्ट्रा हो जाएगा, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट वो भी कट जाएगा। इसका मतलब CFS में इसका नलिफाइड इफेक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, 6 लाख का भी 4 लाख का भी। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट, बायबैक ऑप्शन, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने बात की थी पिछले सेशन में कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि होल्डर के पास एक राइट है कि वो कंपनी को वापस इक्विटी शेयर बेच सकता है और कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पे करेगी। ऐसे केस में पुटेबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, पढ़ा था। पर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इन एक्सेप्शनल केसेस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी होंगे, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट आया अगर, या बायबैक अगर आया तो क्या होगा। बेटा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बायबैक ऑप्शन, आपने बायबैक का ऑप्शन दे दिया तो क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इनिशियली जब इक्विटी शेयर आपको इशू किए थे तो वो नॉन पुटेबल थे, मैंने आपको कोई पुटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नहीं दिया, कोई पुट ऑप्शन नहीं दिया, कोई बायबैक ऑप्शन नहीं दिया, वो इक्विटी था, मैंने उसको इनिशियली इक्विटी में बुक कर दिया। 2 साल बाद मैंने होल्डर्स को 3 महीने के लिए ऑप्शन दे दिया कि अगर चाहो तो मुझे ये शेयर वापस कर दो, मैं आपको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग पैसा रिडीम कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब मैंने पुट ऑप्शन दे दिया। See, now the point is, as soon as I have put this feature in this equity instrument, the equity instrument may become the financial liability from my side. Why? Because holder के पास अधिकार आ गया मुझे बेचने का, तो मुझे obligation आ गई सेटल करने की कैश में। So this equity will be converted into financial liability. If equity instruments become putable, then reclassify the equity to financial liability. This is a very important point at present value. Now अभी तक वो इक्विटी था, इसका मतलब आपने उसको मेजर किया होगा रेसिडुअल इंटरेस्ट पर, अब आपका वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया, तो अब आप उसको मेजर करोगे प्रेजेंट वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि अब वो इक्विटी का लायबिलिटी बन गया, तो अब आपको पता है कि आपको कितना पेमेंट करना है। आपने बोल दिया कि मैं आपको इतना पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो उसके प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर अगर मान लो विद इन 12 मंथ्स है, तो आप जितना आपका ऑब्लिगेशन है, जितना आपने कमिटमेंट किया है, उतनी वैल्यू पर आप लायबिलिटी बुक कर लोगे।
अगर मान लो इक्विटी से लाइबिलिटी बुक करने में अगर आपको कोई डिफरेंस आता है, जैसे अर्लियर आपका इक्विटी 10 लाख का दिख रहा था, आपने लाइबिलिटी बुक कर लिया 11 लाख में, एक्स्ट्रा 1 लाख से बढ़ा दिया, तो 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी, P&L में नहीं जाएगा, वो इक्विटी में, अदर इक्विटी में चला जाएगा। सर आगे क्या होगा? चलो ठीक है, अब वो इक्विटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे सर? अब वो जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अब आपको चेक करना है सामने वाला होल्डर ऑप्शन को अवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ ऑप्शन इज अवेल्ड, सेटल द फाइनेंशियल लाइबिलिटी थ्रू कैश, सिंपली फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ ऑफर एक्सपायर, सामने वाले का ऑफर एक्सपायर हो गया, उसने अवेल नहीं किया, ऐसा होगा नहीं बट मान लो एक्सपायर हो गया, जब ऑफर ही एक्सपायर हो गया तो अब वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरी है ही नहीं, मैंने तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर दिया था। अगेन वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकन्वर्टेड होके इक्विटी बन जाएगी सेम कैरिंग अमाउंट पर। रिक्लासिफाई फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी एट सेम कैरिंग अमाउंट। मुझे लगता है आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने इक्विटी को फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया क्योंकि वो पोर्टेबल हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया तो आपने उसको रीमेजर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ पर। हो सकता सीसीएफ में इसलिए प्रेजेंट वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 12 महीने बाद देने का वादा किया है, अगर विद इन 12 मंथ देने का वादा किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मान लो अभी के अभी जो भी वैल्यू चल रही है। फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई, फाइनेंशियल लाइबिलिटी सेटल हो गई, फाइनेंशियल लाइबिलिटी सेटल नहीं हो गई, एक्सपायर हो गई, वापस से इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए सेम कैरिंग अमाउंट पर जाएगा। ऊपर जो भी डिफरेंस आया था वो आपका इक्विटी में चला जाएगा। 8th नंबर पॉइंट छोड़ो, अब आपको जो भी डिफरेंस जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। Sir, is it possible equity instrument were first classified as HFT and then converted to non-HFT, and if yes, then what will be the treatment for the same? Yes, it is possible कि पहले आपने उसको HFT रखा, FETPL किया, जब तक आप उसको FETPL कर रहे हो, गेन लॉस आपने P&L में डाल दिया, बाद में आपने बैलेंस शीट में बोला यार मेरा ये नॉन HFT है मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज तक जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस P&L में गया था वो रखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब से लेकर क्यूमुलेटिवली आप उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा मतलब आज तक जो कर लिया उसको छोड़ दो, अब से लेकर वो एफईटी ओसीआई में डील होगा और फर्दर जो गेन लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा, सिंपली। पुट ऑप्शन गिवन बाय पेरेंट कंपनी टू इन्वेस्टर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सी अगेन सेम, पुट ऑप्शन आपने अपने होल्डर्स को दिया हो चाहे आपने सब्सिडरी के होल्डर्स को दिया हो, दैट उसमें कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा, ट्रीटमेंट वैसा ही होगा, बस बुक्स चेंज हो जाएंगी। आई बात समझ में कि नहीं? कंसोलिडेटेड बुक्स में ये फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, सिंपली। सर सब्सिडरी भी तो पेरेंट को लोन दे सकती है ना, उसका ट्रीटमेंट सेम। सब्सिडरी ने अगर पेरेंट को लोन दिया तो सब्सिडरी अपने लोन को दिखा देगी उतने से और सब्सिडरी बाकी का एडजस्टमेंट करेगी इक्विटी में, सेम ट्रीटमेंंट, सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्वेतांग, लेट्स से 10 लाख इक्विटी शेयर है, पीए प्रेजेंट वैल्यू पे लाया 7 लाख एंड इफ ऑप्शन एक्सपायर्स देन कैरिंग अमाउंट मीन 7 लाख और 10 लाख कितने पर होगा? श्वेतांग 10 लाख का था, आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे 7 लाख पे लाए तो आप उसको 7 लाख पे दिखा रहे हो, ऑप्शन एक्सपायर हो गया, अब 7 लाख का 7 लाख पे ही वो इक्विटी वापस से दिखेगा। जब फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैश में सेटल कर देंगे तो क्या इक्विटी का बैलेंस जनरल रिजर्व में ही भेजना होता है? यस। डिफरेंस बिटवीन सीएफ चेंज ड्यू टू टाइमिंग एंड ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफ, व्हाट इज सीएफ? कैश फ्लो। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो चेंज ड्यू टू टाइमिंग एंड ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीएफ, P&L। बायबैक ऑप्शन का एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। मैंने एग्जांपल दे दिया बेटा, सॉरी मैंने एग्जांपल दे दिया कि किस किस तरीके से होगा, 10 लाख करके मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था।
Sir, what about the non-controlling interest in case of put option? In case of put option, non-controlling interest will be adjusted proportionately. सर अगर F2F टेस्ट पास हुआ तो ही पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बनाएंगे, तभी हम उसका ट्रीटमेंट 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं, अगर वो F2F टेस्ट पास हुआ तो वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट शुरू से ही इक्विटी होगा, दैट्स इट, फिर कुछ होगा ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि वो अर्लियर इक्विटी था, बाद में फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, क्योंकि आपने पुटेबल कर दिया उसको। पहले वो नॉन पुटेबल था, अब वो पुटेबल हो गया, नॉन पुटेबल से पुटेबल। व्हाट अबाउट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन केस? मैंने आपको जवाब दे दिया। ओके, एनीबडी हैव? नहीं, आगे बढ़े। सो जस्ट टू कंफर्म, डिफरेंस बिटवीन कंसेशन रेट एंड मार्केट रेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। यस, आप ये बोल सकते हो, यस यू कैन से लाइक दिस। पुटेबल प्रीमियम का लिया, थोड़ा बता दीजिए। रवि केडिया, में समझा नहीं। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब आपने प्रीमियम दिया, प्रीमियम रिसीव किया अगर आपने, तो वो प्रीमियम आपने अगर रिसीव किया होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी। यस, होता है। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट आपने दे दिया तो आपने प्रीमियम रिसीव किया होगा, तो वो आपका इक्विटी में जाएगा। इंडेस 19 का डाउट मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। On settlement in normal, if lapsed, then reclassify into equity, but in case of subsidiary, NCI can be reclassified. I didn't understood your doubt, परशुराम। एम्प्लॉय को कंसेशन रेट पर लोन दिया तो जो फाइनल फेयर वैल्यू ऑफ लोन एंड अमाउंट पेड डिफरेंस का क्या होगा? एम्प्लॉय एक्सपेंस होगा। कामिनी, अगर एम्प्लॉय को लोन दिया, स्टाफ लोन दिया और उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पर बुक किया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस होगा। दैट एम्प्लॉय एक्सपेंस यू हैव टू रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस ईदर इमीडिएटली और ओवर द लाइफ ऑफ लोन। डिपेंड करता है आपको कि आप उसको बेनिफिट और लाइफ ऑफ लोन में मान के चल रहे हो कि नहीं। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा, इसलिए मैं चैट को वापस से डिसेबल कर रहा हूं। अब जो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज को हम बस ख़त्म करने वाले हैं, उसके बाद मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, मैं बीच में ब्रेक लूँगा। मतलब ये हुआ कि मैं एक न्यू लिंक शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है ना, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए ये 2 पॉइंट्स के लिए। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट का इम्पेयरमेंट, बच्चों इम्पेयरमेंट के लिए इंड एस 36 होता है, तो क्या फाइनेंशियल असेट का भी इम्पेयरमेंट के लिए इंड एस 36 में जाएंगे? द आंसर इज नो। उसका इम्पेयरमेंट हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले इसी टॉपिक में देखेंगे। फाइनेंशियल असेट का इम्पेयरमेंट हम हमेशा यहीं पर देखते हैं। इंड एस 36 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डील नहीं करता। ठीक है सर। अब फाइनेंशियल असेट में 3 कैटेगरी होती है, एएमसी, एफईटीओसी, एफईटीपीएल। एफईटीपीएल का कभी भी इम्पेयरमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी एफईटीपीएल है ना। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट किसका होगा? एएमसी कैटेगरी का या एफईटीओसीआई कैटेगरी का? सर एफईटीओसीआई पे का भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर वो भी तो फेयर वैल्यू हो रही है। बच्चों वो फेयर वैल्यू हो रही है, पर उसका गेन लॉस कहाँ जा रहा है? ओसीआई में। जबकि एफईटीओसीआई का इम्पेयरमेंट करके जो भी उसका इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा, याद रखना। इम्पेयरमेंट लॉस ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। अब ये इम्पेयरमेंट का मेथड कौन सा है? मेथड है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड। इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि एसेट है, मतलब कुछ अमाउंट मिलना है, चाहे वो सीसीएफ हो चाहे नॉन सीसीएफ हो। आई एम एक्सपेक्टिंग
आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग टू रिकवर, ठीक है ना, मतलब मेरा कुछ क्रेडिट मार्केट में पड़ा हुआ है, मुझे कुछ पैसा लेना है मार्केट से, मेरा क्रेडिट मार्केट में पड़ा हुआ है, मेरे डेटर से पैसे लेने हैं। जनरली ये कौन अप्लाई करता है? बैंक्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए इसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अच्छा लगेगा। बैंक के जितने भी एडवांसेस हैं बाजार में, जो बैंक ने लोन बांटे हुए, वो इंपेयर तो नहीं हो गए, क्योंकि वो बैंक की रिकवरीज होने वाली है। रिकवरीज होंगी भी कि नहीं होंगी? क्रेडिट, बैंक ने जो क्रेडिट दिया हुआ है उसमें से कितना लॉस हमें एक्सपेक्टेड है, कितना लॉस एक्सपेक्टेड है, वो कैसे सोचेंगे? ये मेथड दो ऑप्शन देता है, 12 मंथ और लाइफ टाइम। अब ये 12 मंथ क्या है? मान लीजिए मैंने एक एडवांस दिया, एक लोन दिया, बैंक ने एक लोन दिया 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। 12 मंथ का मतलब 10 साल का है, ठीक है। अपकमिंग 12 मंथ तक मुझे कितना पैसा रिकवर होने वाला है? 12 मंथ के अंदर अंदर मुझे कितने कितने ईएमआई मिलने वाली हैं, मैं सिर्फ उनका ध्यान रखूंगा, मैं उनको कंसिडर करूंगा। सेकेंड ईयर से लेकर 10th ईयर तक मुझे 12 मंथ के बाद की जो भी ईएमआई मिलने वाली है मैं उसको इग्नोर करूंगा इसमें। और लाइफ टाइम मतलब ये लोन 10 साल का अभी भी रिमेनिंग है, तो 10 सालों में मुझे कितना पैसा, कितनी ईएमआई मिलने वाली है, मैं सबकी सब कंसीडर करूंगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब ये 12 मंथ कब लगाना है और लाइफ टाइम कब लगाना है? लाइफ टाइम आपको तब लगाना है जब आपकी फाइनेंशियल एसेट हाई रिस्क कैटेगरी में हो, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, या फिर क्रेडिट इंपेयर्ड हो। ये क्रेडिट इंपेयर्ड मतलब सीधी बात है, जहां पर डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है कि आपका कस्टमर हाई रिस्क कैटेगरी का है, एनपीए कैटेगरी का है, आप इसको ये बोल सकते हो एनपीए कैटेगरी। सीधी सीधी बात है, अगर आपका कस्टमर एनपीए कैटेगरी का है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट करोगे। मतलब उसके जितने भी रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं उसके सारे ईएमआईज को कंसीडर करोगे, उसको बोलोगे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब जितना पैसा लेना बाकी है, 10 साल रिमेनिंग लोन चल रहा है, 10 साल का, 10 साल में जितना पैसा मुझे लेना बाकी है उसके ऊपर मैं प्रोविजन बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं इंपेयरमेंट करूंगा। जबकि अगर मेरा नॉर्मल नॉन एनपीए कैटेगरी है, कोई हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा यार 10 साल का लोन चल रहा है, अपकमिंग 12 मंथ्स तक मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, मैं उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करूंगा। इंपेयरमेंट की बात चल रही है, मतलब एनपीए प्रोविजंस की बात चल रही है, कहीं ना कहीं प्रोविजंस की बात चल रही है। कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीओडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑन कमिंग 12 मंथ ऑफ रीपेमेंट। कंसीडर लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीओडी, ऑन रीपेमेंट्स, ऑन ऑल रीपेमेंट्स, आई कैन से ऑल रीपेमेंट्स। सर ये पीओडी क्या है? एक्चुअली आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालना पड़ता है, आपको एक एक्सपर्ट निकाल के देगा कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आने वाले 12 महीने में जो मुझे पेमेंट मिलने वाला है उसमें डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी 10% है। लाइफ टाइम में जो मुझे उससे मिलने वाला है, क्योंकि वो हाई रिस्क वाला कस्टमर है, मुझे प्रोबेबिलिटी 15% है। तो जो भी लाइफ टाइम में मुझे उससे मिलने वाला है 10 सालों में, मैं उसके ऊपर 15% पीओडी लगाऊंगा, और यहां मैं जो भी पीओडी वो लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मान लीजिए अगर मैं 12 महीने की बात कर रहा हूँ, 10 लाख का लोन है, पर मुझे पता है कि विद इन 12 मंथ तो मुझे सिर्फ 150 मिलने वाला है, तो 1,50,000 इंटू पीओडी, मान लीजिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज कैश फ्लो। कितना पैसा नहीं मिलेगा इसमें से? मुझे लगता है मेरा 50% पैसा नहीं मिलेगा। उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 100% प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। 1,50,000 मुझे 12 मंथ में मिलने वाला है, उसका 50% मुझे लगता है कि रियलाइज नहीं हो पाएगा, और उसके कितने चांसेस है? 25% चांसेस है। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट, दैट मीन्स प्रोविजन। नाउ लाइफ टाइम की अगर बात करें तो लाइफ टाइम में तो मुझे पूरे 10 लाख मिलने वाले, तो यहां 150 के अलावा 150 के बदले यहां पर कितना आ जाएगा? 10 लाख। 10 लाख के डूबने के कितने, 10 लाख में से कितने डूबेंगे? मुझे लगता है 10 लाख में से कम 80% डूबेगा। उसके कितने चांसेस हैं? मुझे लगता है 50% चांसेस हैं। ये आ गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज कैश इनफ्लोस, आपको इस तरीके से चलना है। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। हमेशा पी एंड एल याद रखना, हमेशा पी एंड एल, चाहे एफबीटी ओसीआई कैटेगरी क्यों ना हो।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मतलब डेटर्स आपकी बुक्स में रखे हैं, लोन्स रखे हैं जो आपने दिए हैं, एडवांसेस जो आपने दिए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने जो दिए हैं, वो सब। बट जनरली हम यहाँ पर लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बेसिकली ये भी एक तरीके से बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं बैंक्स को ध्यान में रखते हुए है। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फुल डिस्पोजल, आपकी पूरी फाइनेंशियल एसेट खत्म हो रही है, बैंक के साथ एक लोन चल रहा था, कस्टमर के साथ डिफॉल्ट हुआ, उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L, खत्म। पार्शियल डिस्पोजल, आपने पढ़ा होगा लॉ में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। अगर बैंक अपना असेट उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती है और पार्शियली बेचती है, पार्शियली डिस्पोज करती है, बाकी मान लो इंटरेस्ट रिकवर के राइट अपने पास रखती है, प्रिंसिपल रिकवर करने के राइट दे देती है, या इंटरेस्ट के भी कुछ पोर्शन अपने पास रखती है, बाकी पोर्शन दे देती है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिस्पोजल। पार्शियल डिस्पोजल, ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में आप अपनी फाइनेंशियल एसेट के कैरिंग अमाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। स्प्लिट द फाइनेंशियल एसेट इनटू स्ट्रिप सोल्ड, मतलब जितना पोर्शन आप बेचने वाले हो, जितना पोर्शन आप रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहे हो, एंड जितना पोर्शन आप अपने पास रख रहे हो। जितना पोर्शन आप अपने पास रख रहे हो उसमें से प्रिंसिपल पोर्शन कितना है जो आप रिकवर करोगे, अगर प्रिंसिपल पोर्शन अपने पास रख रहे हो तो, इंटरेस्ट का राइट अगर आपने अपने पास रखा है तो वो कितना है, और जो भी आप इसके ऊपर आगे आने वाले सालों में खर्चा करोगे, सर्विस असेट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वो पोर्शन कितना है। तो कुल मिला के दो हिस्से होते हैं, एक स्ट्रिप सोल्ड जो आपने बेचा कंपनी को, और जो आपने नहीं बेचा अपने पास रखा, उसके तीन सेपरेट कैटेगरीज में रखोगे। अब आप ये किस रेशियो में डिवाइड करोगे, आप अपने पूरे कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन को किस हिस्से में, मतलब किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करोगे। स्ट्रिप सोल्ड will be de-recognized, छोड़ो ये वाला पॉइंट नहीं, above split shall be done in the proportion to fair values। fair values मतलब आपका मान लीजिए लोन चल रहा है 10 लाख रुपए, आपको तो अपने कस्टमर से 10 लाख रुपए वसूल करने हैं, आपको वसूल नहीं हो पा रहे हैं, आप ये 10 लाख का लोन किसको ट्रांसफर कर दोगे? मान लो 12% का इंटरेस्ट है, आप किसको ट्रांसफर करोगे? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपसे CCF पूछेगी और वो आपको एक डिस्काउंटिंग रेट देगी 1 2 3 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर की, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कि आपने 10 लाख में से कितने राइट्स ट्रांसफर किए हैं और कितने राइट्स ट्रांसफर नहीं किए। मान लीजिए आपने 80% राइट ट्रांसफर कर दिए फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो मतलब 20% राइट आपने अपने पास रख दिए। तो आपको करना ये है 80% CCF और 20% CCF का जो भी न्यू डिस्काउंटिंग रेट होगा जो आपको रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिया है, इसका आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, इसकी आएगी ये फेयर वैल्यू, इसकी आएगी ये फेयर वैल्यू। जो भी ये फेयर वैल्यू आ रही है, मान लीजिए ये फेयर वैल्यू आ रही है 6,15,890 और ये आ रही है 2,05,710, इस 10 लाख के लोन को आप इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रिप सोल्ड और ये हो जाएगा आपका अनसोल्ड। अब इस अनसोल्ड के भी 3 हिस्से निकलेंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। सर अब ये 3 हिस्से किस बेसिस पे होंगे? आपका जो ये CCF था इसमें से इंटरेस्ट पोर्शन कितना था, प्रिंसिपल कितना था और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना था, उसका सेपरेटली निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, उसको आप प्रपोर्शन में डाल दो कि इंटरेस्ट पोर्शन कितना था, प्रिंसिपल पोर्शन कितना था, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिप सोल्ड, स्ट्रिप अनसोल्ड आ जाएगा। जो आपकी स्ट्रिप सोल्ड आई है इट विल बी डी-रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू P&L। अब आपने जो पोर्शन बेचा है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वहां से आपको कुछ कलेक्शन मिलेगा, जो भी आपका डिफरेंस आया वो आपका P&L में जाएगा, जो आपकी स्प्लिट अनसोल्ड है वो आपकी बुक्स में पड़ी रहेंगी सिंपली। अब ये चीज का आप अगर मुझे बोलोगे एग्जाम्पल करके बताओ, प्रॉपरली क्वेश्चन करके बताओ, आधा घंटा लग जाएगा बॉस। बेहतर है आप इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने जैसा आपको ये बताया है इस सेंस में होता है। आपको एक और बात बता दूं, जनरली वो आपको फेयर वैल्यूज देते हैं, इंस्टीट्यूट इतना लल्लू क्वेश्चन देता है कि वो आपको ये फेयर वैल्यूज निकाल के देगा। मैंने तो आपको बल्कि बताया कि अगर कल को आपको फेयर वैल्यूज ना दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 80% पोर्शन जो आपने बेचा है उसका CCF का प्रेजेंट वैल्यू निकालो न्यू डिस्काउंटिंग रेट पर, जो आपको वो देगा। जो भी वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी। इन दोनों की फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन को अपोर्शन करोगे स्ट्रिप सोल्ड, स्ट्रिप अनसोल्ड में सिंपली। फिर जो स्ट्रिप अनसोल्ड है उसको भी आप सब डिवाइड करोगे प्रिंसिपल और उस पोर्शन में अकॉर्डिंगली, कितना कितना परसेंटेज है सिंपली, ठीक है बेटा। दिस वाज डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अगेन मेकिंग
लाइव चैट इनेबल फॉर दिस, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर does subsequent measurement include extinguishment? Yes, definitely it includes extinguishment. Extinguishment का मतलब ये होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हो और आपका एग्रीमेंट सेम पार्टी के साथ ऐसा हुआ है कि आप नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा रहे हो। तो एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को खत्म कर देते हो और आप नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाते हो। एक्सटिंग्विशमेंट भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आता है। सर्विस असेट का क्या होता है सर? सर्विस असेट का भी कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे आपको ये 20% पोर्शन आपको मिलता जाता है, रिकवर होता जाता है, तो आपकी ये तीनों चीजें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सर्विस असेट धीरे 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 आपकी ये कम होती जाती है। when we can made impairment loss when equity is held FVTOCI? Yes, definitely we can apply impairment on FVTOCI category of equity portion. सर सिली डाउट इम्पेयरमेंट एंड रिवैल्यूएशन में कंफ्यूजन हो गया वो पॉइंट पढ़ के। सी इम्पेयरमेंट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होता है, रिवैल्यूएशन आपको करना ही करना है अपने फाइनेंशियल एसेट का। इम्पेयरमेंट तब करोगे जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस लग रहा है, रिकवर नहीं होगा पैसा तब, सिंपली। और एक बात बताऊं सच्ची बच्ची, फाइनेंशियल एसेट में इम्पेयरमेंट तभी होगा जब बैंक की बात करेंगे अपन, मतलब पैसा रिकवर नहीं होने वाला तब। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है या कुछ है तो वहां पर इम्पेयरमेंट नहीं होगा। सर इम्पेयरमेंट क्या हर साल होगा? मैंने बोला इम्पेयरमेंट डिपेंड करता है कि आपको रिकवर नॉन रिकवर कितना है उसके हिसाब से। सर्विस असेट क्या होता है? बेसिकली जो आप खर्चा करने वाले हो लोन रिकवर करने के ऊपर, जो भी आप खर्चा करने वाले हो वो होता है सर्विस असेट। कहीं ना कहीं वो खर्चा भी तो आप कैसे सेट ऑफ करोगे? जो रिकवरी होगी उसी से सेट ऑफ करोगे, तो जो रिकवरी होगी उसी से सेट ऑफ करोगे, तो उतना पोर्शन आप अलग से सर्विस असेट बना लेते हो। इफ असेट हेल्ड ऑन FVTPL देन इम्पेयरमेंट होता है? नहीं होता है ना, एकता मैंने बोला तो सही, FVTPL कैटेगरी का नहीं होता है। सर सपोज लोन कंसेशनल रेट पे सप्लायर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल को दिया है, देन होल डिफरेंस विल ट्रांसफर टू P&L? यस, समटाइम फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड बट ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क आर नॉट ट्रांसफर्ड, देन प्रोसीड रिसीव विल बी रिसीव्ड एज रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर्ड बट ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क आर नॉट ट्रांसफर्ड। वो तो फिर फैक्टरिंग वाला केस हो गया, डिपेंड करता है कि रिकोर्स है और नॉन रिकोर्स है, वो दैट डिपेंड्स। अगर ऐसे केस में तो फिर यू कैन इफ द प्रोसीड रिसीव्ड, दैट प्रोसीड रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी इंस्टेड। Parshuram, it is a good question. Then the proceed received will be financial liability because you are not de-recognizing the financial asset. Difference between an unsold script पे क्या होगा? Difference unsold script पे कुछ आएगा ही नहीं। Sir, allocation of fair value of strips unsold into principal, interest and cost in which ratio? In proportion of principal portion. See, you know the value of principal portion, interest portion and service cost portion, percentage wise or amount wise. In that value, in that way you can distribute. There a loan given for 10 lakh can now have fair value is 8 lakh, so here carrying amount is 8 lakh, right? Yes, Aishu Murli, yes, 8 lakh, right. Sir, what is meant by anti-abuse clause? Can you please give an example of anti-abuse clause in case of conditions of portable instrument? बेटा इसके बारे में मुझे एक अलग से सेशन बनाना पड़ेगा एंटी अब्यूज़ क्लॉज के लिए। आप एक काम करना शुभम, मुझे अलग से व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, रिमाइंड करवाना, क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने और पूछा है, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसको भी मुझे एक बार उसका स्क्रीनशॉट देना, और मैं इसके बारे में एक अलग से सेशन बना लूँगा 10-15 मिनट का, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, टेल मी, सो नाउ कैन वी टेक अ ब्रेक? और अगर ब्रेक चाहिए तो कितने टाइम का ब्रेक चाहिए? बिकॉज नाउ
ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो इकट्ठा पूरा का पूरा अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन, डेरिवेटिव वाला पोर्शन एक ही बार में खत्म कर लेंगे. सो कैन वी टेक द ब्रेक? और ब्रेक कितने टाइम का होना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए. मिनिमम आधे घंटे का ब्रेक तो मुझे चाहिए ही चाहिए. उससे ज़्यादा भी आपको अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए. आई विल शेयर विद यू न्यू लिंक ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. सर, if transfer is with recourse then financial asset should de-recognize or not? Yet it should be de-recognized. सिंपली अगर रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो तो फाइनेंशियल एसेट को डी-रिकॉग्नाइज करोगे. अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो फाइनेंशियल एसेट को डी-रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. जो भी आपको प्रोसीड मिला है उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानोगे. अंडरस्टूड? सर, अराउंड 1 आवर ब्रेक और मोर. अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 आवर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाफ एन आवर. It's 2 o'clock right now. I think ठीक है. It's 2 o'clock right now. टू 45 PM, right? टू 45 PM. Okay, so we'll resume the session at 2:45. कोई इस स्क्रीन की फोटो ले ले और ये स्क्रीन का फोटो शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पे, ताकि बच्चे बार बार पूछे ना कि कब होगा शुरू कब होगा. ठीक है ना? इस स्क्रीन का फोटो शेयर कर लीजिए और ये बता दीजिए कि आई विल शेयर द न्यू लिंक. बच्चे बार बार पूछते नहीं तो कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा. ठीक है? No, we can't continue tomorrow because tomorrow and on Sunday I am not going to take the lecture because on Sunday भोपाल में टोटल लॉकडाउन होता है तो ऑफिसेज ओपन होते नहीं है. सैटरडे कल एक्चुअली आई हैव सम पर्सनल वर्क. मुझे अपने फादर को भी चेकअप के लिए ले जाना है तो मैं सैटरडे तो नहीं चल पाऊँगा. कल चल पाऊँगा मतलब आपके साथ नहीं रह पाऊँगा. और संडे को टोटल लॉकडाउन होता है तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है? सेशन चेंज कर रहे हो कि इसमें ही कंटिन्यू करेंगे? जब लिख दिया मैंने विल शेयर द न्यू लिंक तो बात ही ख़त्म हो गई. ठीक है? थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय माता दी. अल्लाह.